लंबे घने स्ट्रॉन्ग बालों के लिए कौन सा शैम्पू यूज करना चाहिए? इसका जवाब हमें रपंजल से अच्छा कौन दे सकता है। हाँ सही में, फेरी टेल में उसके बाल एज रस्सी यूज किए जाते थे। अब इससे स्ट्रॉन्ग बाल किसी के क्या ही होंगे। वैसे डिज्नी की फिल्म टैंगल्ड में भी हमें रपंजल की स्टोरी का एक वर्जन मिलता है जो कि काफी स्वीट और मेलो है टोन में। लेकिन आज हम रपंजल की स्टोरी का स्केरी और क्रीपी वर्जन जानेंगे जो हमें ब्रदर्स ग्रिम से मिलता है। तो चलो बाल बना के स्टार्ट करते हैं। रपंजेल वन ऑफ द मोस्ट फेमस फेरी टेल्स में से एक है जिसका ओरिजिन कई सालों पहले हुआ था एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टोरी चेंज होती गई। आपको सुन के हैरानी होगी कि इस स्टोरी के कुछ मोटिव्स हमें पर्शियन एपिक शाहनामा में मिलते हैं जिसे ऑलमोस्ट 1000 साल पहले फिरदौसी ने लिखा था। उसमें भी प्रिंसेस एक ऊंचे टावर में बंद होती है एंड अपने लवर को अपने पास उस टावर में बुलाने के लिए वो उसे अपने लंबे हेयर ऑफर करती है ताकि उसका लवर उसके बालों को एज अ रोप यूज करके ऊपर आ सके। भाई पुराने जमाने में लोग अपने बालों पे ऐसा क्या लगाते थे, लेकिन प्रिंस उसको ऑफर ठुकरा देता है। अरे ज्यादा ओवरथिंक मत करो, सिर्फ ऑफर ठुकराता है, प्यार नहीं। वो प्रिंसेस के हेयर को एज अ रोप यूज नहीं करता टावर में जाने के लिए, बल्कि असली रोप का करता है। गुड कॉल। वैसे प्रिंस की जगह कोई भी समझदार बंदा होता तो यही करता। एनीवेज इसके बाद ये स्टोरी एकदम ही अलग टर्न ले लेती है, बट स्टिल रपंजल की स्टोरी का सबसे फेमस एक्ट हमें स्टोरी में मिलता है। इसके बाद भी रपंजल की स्टोरी के कई सारे वर्जन हमें मिलते हैं, लेकिन इनमें से सबसे फेमस और सबसे क्रीपी है ब्रदर्स ग्रिम का वर्जन जिन्होंने ये स्टोरी फॉर द फर्स्ट टाइम 1812 में पब्लिश की थी। और अब मैं आपको ब्रदर्स ग्रिम की ये ग्रिम स्टोरी सुनाता हूँ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ यंग कपल जो पुअर और चाइल्डलेस थे, लेकिन वो डेस्परेटली बच्चा चाहते थे। अब बेचारे टैंगल्ड फिल्म की तरह अमीर राजा रानी होते तो आईवीएफ करवा लेते। एनीवेज वो एक छोटी सी कॉटेज में रहते हैं जिसके साइड में एक बड़ा सा गार्डन था जहाँ पे रैम्पियन ग्रो करता था। वैसे ये रैम्पियन लेटेस की तरह ही है। पर्सनली आई डोंट थिंक मुझे ये पसंद आता, लेकिन यंग वाइफ को ये बहुत पसंद था। इतना कि उसे इसकी क्रेविंग हुआ करती थी, और इतनी क्रेविंग कि अगर वो उसे ना मिले तो वो कुछ भी कर सकती थी। वैसे ही लेटेस भी कोई क्रेव करने की चीज है। मैं तो कह रहा हूँ इसे इतनी क्रेविंग हो रही है लेटेस की तो कोई उसे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर खिला दो। पर उसका हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है और उसे शायद मैकडॉनल्ड्स के बारे में पता नहीं था, इसलिए वो उसके लिए रैम्पियन लाने साथ वाले गार्डन में चला जाता है एंड छुपके से उसके लिए रैम्पियन ले भी आता है। ये हस्बैंड तो चोर निकला। खैर एक बार रैम्पियन खाने के बाद वाइफ का मन नहीं भरता, बल्कि उसकी क्रेविंग बढ़ जाती है। मैं बता रहा हूँ इस बंदे का टेस्ट सही नहीं है। पर हस्बैंड अपनी वाइफ के प्यार में अंधा था, इसलिए वो बार बार साथ वाले गार्डन में रैम्पियन लेने जाता था विदाउट रियलाइजिंग कि उस गार्डन का ओनर कोई अंधा नहीं है बल्कि एक विच यानी चुड़ैल है। वो विच जिसका नाम गौथल है हस्बैंड को चोरी करते हुए पकड़ लेती है और हस्बैंड के माथे पे लेटेस्ट चोर लिखने वाली होती है एंड फिर उसकी वाइफ से चोरी का हिसाब चुकता करने जाने वाली होती है। लेकिन टू सेव हिमसेल्फ एंड हिज वाइफ हस्बैंड चुड़ैल से डील करता है। ये चुड़ैलें भी बिजनेस करने लगी हैं क्या? अब डील तो सुन लो। डील ये है कि कपल विच को अपना पहला बच्चा देगा जब भी वो पैदा होगा। लेटेस्ट के बदले बच्चा। लगता है चुड़ैल ने आईआईएम से एमबीए किया है। वैसे अपने एंड पे तो हस्बैंड बहुत ही ओवर स्मार्ट बन रहा था, थिंकिंग के वो कब से बेबी का ट्राई कर रहे हैं एंड अब तक बेबी नहीं हुआ एंड मोस्टली आगे जाकर भी नहीं होगा। एंड दोनों हस्बैंड एंड वाइफ लाइफ भर विच के गार्डन से रैम्पियन खाते रहेंगे। पता नहीं इसे क्यों लगा कि चुड़ैल को बेवकूफ बनाना आसान है, क्योंकि कुछ टाइम बाद द कपल गेट्स प्रेग्नेंट एंड अ स्वीट लिटिल बेबी गर्ल इज बोर्न टू देम। हस्बैंड अपनी खुशी में चुड़ैल से की हुई डील को भूल जाता है जब तक वो चुड़ैल उसके दरवाजे पे नॉक नॉक नहीं करती। उसके बाद हस्बैंड बिना अपनी वाइफ को कंसल्ट किए अपनी बेटी विच को दे देता है। आई डोंट थिंक पूरी दुनिया में किसी ने भी लेटेस्ट की इतनी बड़ी कीमत दी होगी। एनीवेज वो बच्चा चोर विच बेबी गर्ल का नाम रपंजल रखती है, जो लेटेस्ट जैसे प्लांट रैम्पियन का दूसरा नाम है। 12 इयर्स तक तो वो उसे नॉर्मली पालती है, लेकिन उसके बाद वो उसे जंगल में एक बड़े से टावर में बंद कर देती है। पता है इस टावर का कोई स्टेयरकेस भी नहीं होता। क्या क्या कह रहे हो? लिफ्ट तो होगी? नहीं, वो भी नहीं है। बेसिकली इस टावर में कोई आने जाने का रास्ता नहीं है। बेचारी बच्ची वो बाहर की दुनिया को सिर्फ एक टावर की विंडो से देख पाती है और टावर में अकेले दुनिया से दूर बड़ी होती है, लेकिन उसके बाल उससे भी ज्यादा बड़े होते हैं एंड इवेंचुअली वो उस ऊंचे टावर की हाइट से भी लंबे हो जाते हैं। क्या लगता है बाल धोने में शैम्पू की कितनी बोतल लगती होंगी? एनीवेज रोज विच रपंजल से मिलने और खाना देने टावर पे आती है, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों वो मैजिकली उड़ के टावर में एंट्री नहीं लेती। शायद थोड़ा कार्डियो करना चाहती होगी। तभी वो टावर के नीचे पहुंचकर रपंजल को आवाज लगाती है ये कहकर, रपंजल रपंजल लेट डाउन योर हेयर सो दैट आई मे क्लाइंब द गोल्डन स्टेयर। और रपंजल उसे ऊपर चढ़ने के लिए अपने लंबे घने बाल ऑफर करती है। वैसे और बेचारी करती भी क्या,
उसे भूख भी लगती है और वो चुड़ैल पे ट्रस्ट भी करती है। मेरा तो मानना है कि चुड़ैलें भरोसे लायक नहीं होती। आपको क्या मानना है? एनीवेज, अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए रपंज़ेल टावर में बैठ के नेचर को देखकर गाने गाती है, पंकज उधास की गजल टाइप्स। लेकिन 1-2 साल बाद एक प्रिंस को लेडी गागा जैसी रपंज़ेल की आवाज सुनाई देती है एंड वो आवाज का पीछा करते करते उस टावर तक पहुंच जाता है जहां रपंज़ेल बंद थी। आ गया प्रिंस चार्मिंग प्रिंसेस का। अरे नहीं नहीं, सॉरी, ओरिजिनल स्टोरी में रपंज़ेल प्रिंसेस थी नहीं। एनीवेज, प्रिंस को ढूंढने पर भी टावर में एंट्री का कोई रास्ता नहीं मिलता क्योंकि कोई रास्ता होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी वो बार बार वहां आता रहता है रपंज़ेल की आवाज सुनने के लिए। इसमें थोड़े स्टॉकर वाइब्स नहीं है? एनीवेज, इसके बाद वो एक दिन उस विच को रपंज़ेल को बुलाते हुए देख लेता है एंड साथ ही ये भी देखता है कि रपंज़ेल के लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हेयर रोप का काम करते हैं। मैं होता तो ये सिस्टम देखकर जरा घबरा जाता, लेकिन हमारा प्रिंस नहीं घबराता, बल्कि वो रात में रपंज़ेल को विच की आवाज में आवाज लगाता है, सेइंग रपंज़ेल रपंज़ेल लेट डाउन योर हेयर सो दैट आई मे क्लाइंब द गोल्डन स्टेयर। लेकिन आई डोंट नो व्हाई रपंज़ेल को शक नहीं हुआ क्योंकि विश तो उसे हमेशा दिन में विजिट करती थी। ज्यादा कुछ सोचे बिना लाइक ऑलवेज वो अपने हेयर विंडो से नीचे थ्रो करती है टू हेल्प हर क्लाइंब द टावर। शायद उसे लग रहा होगा कि आज की रात मजे से कट जाएगी क्योंकि विच और वो मिलकर गॉसिप करेंगे। लेकिन जब विच की जगह वो प्रिंस ऊपर पहुंचता है तो उसे देखकर रपंज़ेल डर जाती है। आई एम होपिंग प्रिंस चुड़ैल से ज्यादा सुंदर होगा। फिर प्रिंस ट्राइज टू काम हर एंड उसे बताता है कि पहले तो वो सिर्फ उसकी आवाज से प्यार करता था, लेकिन रपंज़ेल को देखने के बाद वो उससे भी प्यार करने लगा है। और तो और वो उसे शादी के लिए भी प्रपोज करता है। मना कर दिया रपंज़ेल, ये बंदा थोड़ा वियर्ड है और तुम भी बस 13 इयर्स की हो। लेकिन टीनेजर्स बात कहाँ ही सुनते हैं, इसलिए रपंज़ेल भी नहीं सुनती। वो यंग और हैंडसम प्रिंस की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, थिंकिंग के यही मेरा जीवन साथी है। वैसे मैडम इसे 5 मिनट पहले तक जानती भी नहीं थी। खैर, इसके बाद दोनों थोड़ा लवी डवी करते हैं। ये आजकल के बच्चे भी ना, नहीं ये कल के बच्चे भी ना कुछ समझते ही नहीं। फिर प्रिंस रपंज़ेल को उसके साथ भागने को कहता है, लेकिन रपंज़ेल टेल्स हिम कि उसे टावर से निकलना नहीं आता। देन शी टेल्स हिम टू ब्रिंग सम सिल्क क्लॉथ ताकि वो उसे वीव कर रोप टाइप कुछ बना सके नीचे उतरने के लिए। इलॉजिकल फेरीटेल लॉजिक है ये, इससे अच्छा सीधा रस्सी मंगवा लेती। इसके बाद डेली रात को रपंज़ेल और प्रिंस मिलते थे और साथ में प्यार और सिल्क की रोप वीव करते थे। लेकिन कोई भी लव स्टोरी सिल्क जितनी स्मूथ थोड़ी होती है। एक दिन जब विच रपंज़ेल के हेयर पकड़कर टावर क्लाइंब कर रही होती है तब रपंज़ेल कैजुअली कमेंट कर देती है, आप लिफ्ट करने में कितने हेवी हो और वो प्रिंस कितना हल्का है। ये सुनकर विच गुस्से से लाल हो जाती है और कोई भी हो जाएगा किसी के वेट पे ऐसा कमेंट करोगे तो। एंड उसके बाद वो और गुस्सा हो जाती है जब वो रियलाइज करती है कि रपंज़ेल से मिलने कोई बॉय आता है टावर में और वो दुनिया से रपंज़ेल को नहीं बचा पाई। इस गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में वो रपंज़ेल के लंबे घने और स्ट्रॉन्ग बाल काट देती है। इतना ही नहीं, वो रपंज़ेल को फोर्स करती है कि वो अपने कटे हुए बालों को एज अ रोप यूज करे और टावर से नीचे उतरे। एंड इसके बाद वो रपंज़ेल को डेजर्ट में फेंक आती है सड़ने के लिए। ये चुड़ैल चुड़ैलों की चुड़ैल है। फिर उस रात रोज की तरह प्रिंस वहां आता है एंड रपंज़ेल के हेयर को एज अ रोप यूज करके टावर में चढ़ जाता है। पर जब वो टावर के अंदर पहुंचता है तब ये देखकर हैरान हो जाता है कि रपंज़ेल के बाल कटे हुए हैं और वॉल से बंधे हुए हैं। लेकिन उसकी हैरानी डर में बदल जाती है जब वो विच गॉथल को वहां देखता है। वो प्रिंस को बताती है कि उसने रपंज़ेल के साथ क्या किया है एंड फिर वो प्रिंस को ऐसा स्केरी लुक देती है कि वो डर और दुख के मारे टावर से कूद जाता है। काफी ब्रेव निकला है प्रिंस तो, सरकाज़म है। बट सैडली जब वो टावर से नीचे गिरता है तभी लूजेस हिज आईज क्योंकि वो पॉइंटेड प्लैंट्स पे लैंड करता है। आउच। इसके बाद वो कई साल जंगल और डेजर्ट में आवारा की तरह घूम घूम कर और पियक्कड़ आशिक की तरह सैड सॉन्ग्स गा गा कर बिताता है। पता नहीं उसके किंग फादर ने उसे क्यों नहीं ढूंढा, शायद बिगड़ा हुआ प्रिंस होगा। लेकिन फिर एक दिन अचानक कुछ ऐसा होता है जो रियल लाइफ में तो नहीं होता लेकिन फेरी टेल्स में होता है। उसे एक जानी मानी आवाज सुनाई पड़ती है। गेस करो वो आवाज किसकी थी? हाँ, विच गॉथल की। मजाक कर रहा हूँ, वो आवाज रपंज़ेल की थी। एंड बेचारा ब्लाइंड प्रिंस उस आवाज का पीछा करते करते रपंज़ेल तक पहुंच जाता है। बट ट्विस्ट ये है कि वहां पे रपंज़ेल अकेली नहीं होती बल्कि अपने ट्विन बेबीज के साथ होती है जिन्हें उसने तब कंसीव किया होता है जब वो प्रिंस के साथ सिल्क रोप बना रही होती है। वैसे मेरा क्वेश्चन है, एक टीनेजर खुद को तो संभाल नहीं सकता, ये ट्विंस को पैदा करके कैसे संभालेगा? एनीवेज, जब रपंज़ेल अपने सामने ब्लाइंड और दुखों के मारे प्रिंस को देखती है तो उसे समझ नहीं आता कि वो उससे मिलने पर खुश होए या उसकी हालत देखकर दुखी। बट इससे पहले वो कुछ डिसाइड करे, प्रिंस उसकी तरफ आते आते गिर जाता है एंड वो ये देखकर दुखी होकर रोते रोते उसके पास जाती है। वो उसका सर अपनी लैप में लेती है टू कंफर्ट हिम एंड तब उसके आंसू के कुछ ड्रॉप्स
प्रिंस की आंखों में गिर जाते हैं जस्ट लाइक आई ड्रॉप्स, और मैजिकली प्रिंस की विजन वापस आ जाती है। ये वैसे कोई आई हॉस्पिटल में जाके ट्रिक बता दो। इसके बाद रपंजेल, प्रिंस और उनके बच्चे प्रिंस के किंगडम में जाते हैं, जहाँ पे उनका जोरों शोरों से वेलकम होता है एंड जहाँ वो हैप्पीली एवर आफ्टर रहते हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन अब भी वही है, किंग को अगर अपने बेटे से इतना लगाव था तो उसने उसे ढूंढने के लिए सर्च पार्टी क्यों नहीं भेजी? बट ठीक है, मुझे क्या करना, बाप बेटा अपने आप निपटाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि स्टोरी में रपंजेल के पेरेंट्स और बिच का क्या हुआ। सच बोलूं तो किसी को भी नहीं पता, क्योंकि स्टोरी के एंड में इनके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। चलो एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बहुत सारे स्कॉलर्स का मानना है कि विच ग्लॉथ एक्चुअली केयर्ड फॉर रपंजेल, बट प्रॉब्लम ये थी कि वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव थी एंड उसे पूरी दुनिया से बचाना चाहती थी। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसी केयर कम घुटन ज्यादा बन जाती है, और स्टोरी में ये दिखाने की कोशिश भी की गई है। बहुत सारे स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि रपंजेल की स्टोरी सेंट बारबरा से इंस्पायर्ड है, हु वाज द 3rd सेंचुरी सेंट। इट इज बिलीव्ड दैट कि वो इतनी सुंदर थी कि उनके पापा, हु वाज अ रिच रोमन, लॉक्ड हर इन अ टावर टू हाइड हर फ्रॉम द वर्ल्ड, ताकि वो उन्हें फालतू की अटेंशन से बचा सके। ये तो टॉक्सिक बिहेवियर है। एनीवेज, ये बात हर जगह फैल जाती है एंड बारबरा की ब्यूटी टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है। लेकिन बारबरा वाज अनबॉदर्ड, क्योंकि वो ऑलरेडी रिलेशन में थी गॉड के साथ। सैडली फॉर हर रोमन फादर, क्रिश्चियन गॉड के साथ ये बात उनके फादर से सहन नहीं होती एंड वो उन्हें मारने का ट्राई करता है। लेकिन वो गॉड की हेल्प से उस टावर से भाग जाती हैं एंड कुछ टाइम जंगल में बिताती हैं। बट अनफॉर्चुनेटली वो पकड़ी जाती हैं एंड हर फादर किल्स हर। लेकिन जैसे ही हर फादर किल्स हर, थंडर फादर के सर पे गिर जाती है एंड ही डाइज। ऑफ कोर्स इस स्टोरी की थीम एकदम अलग है, बट स्टिल कुछ मोटिव्स कितने सिमिलर है ना। एंड स्कॉलर्स का मानना है रपंजेल की स्टोरी ने बहुत सारे मोटिव्स यहीं से पिक किए हैं। तो दोस्तों, ये थी रपंजेल की स्केरी और क्रीपी स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, और जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब भी करते जाना, वरना विच आपको टावर में बंद कर देगी। बाय।